नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। हम समझेंगे कि कैसे कम्युनलिज्म का पहले उद्भव हुआ, पहले बर्थ हुआ, फिर डेवलपमेंट हुआ, और कैसे जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता गया, कम्युनलिज्म का जो थ्रेड है वो एक पैरेलल बट अनवांटेड थ्रेड की तरह चलते रहा और अंत में इतना गहरा हो गया कि हमारे देश का उसके कारण विभाजन हो गया। कम्युनलिज्म को समझने की इम्पोर्टेंस न सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को समझने में आसानी होगी, पर अगर आप कम्युनलिज्म या संप्रदायवाद एज अ कॉन्सेप्ट ओवरऑल भी अच्छे से समझेंगे तो आपको विश्व में बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी जगहें हैं, ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर संप्रदायवाद और कम्युनल टेंशन्स अलग अलग कम्युनिटीज़ और संप्रदाय के बीच में चल रही हैं, और वो भी समझने में आपको आसानी होगी। तो संप्रदायवाद है क्या, थोड़ा पहले हम ये समझते हैं। किसी भी संप्रदाय के लोग, कोई भी संप्रदाय अगर ये सोचने लगे कि उनके जो गैर सांप्रदायिक इंटरेस्ट हैं, उनके जो गैर सांप्रदायिक हित हैं, कोई भी एक धार्मिक संप्रदाय अगर ये सोचने लगे कि उनके गैर धार्मिक हित दूसरे किसी धर्म के गैर धार्मिक हितों से अलग हैं, है ना, तो मतलब क्या हुआ? गैर धार्मिक हितों का मतलब क्या हुआ? गैर धार्मिक हित हुए इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हित मतलब इंटरेस्ट, गैर धार्मिक हित हुए इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एक एग्जाम्पल हो गया गैर धार्मिक हित का। सोशल इंटरेस्ट, एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट एक एग्जाम्पल हो गया। तो गैर धार्मिक हितों का मतलब है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अगर कोई एक ग्रुप ये कहने लगे कि ये जो गैर धार्मिक हित हैं, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं, वो किसी एक धर्म के किसी दूसरे धर्म से अलग अलग होते हैं, ऐसा अगर कोई कहने लगे तो वो एक सांप्रदायिक तत्व कहलाएगा, वो सोच एक सांप्रदायिक सोच कहलाएगी। ऐसा क्यों, थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करते हैं तो भले ही किसी का धर्म भले ही एक हो, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। हम मतलब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हिंदू जमींदार भी हो सकते हैं, मुस्लिम जागीरदार भी हो सकते हैं जो जमींदार का काम ही कर रहे हैं। हिंदू किसान भी हो सकते हैं, मुस्लिम किसान भी हो सकते हैं जो जमींदार से शोषित हो रहे हैं। अब देखिए, दोनों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के मामले में अगर आप देखेंगे तो हिंदू किसान और मुस्लिम किसान का एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना। और मुस्लिम जमींदार मतलब जागीरदार और जमींदार, हिंदू जमींदार का एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। देखो, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग अलग हो गए ना। पर अगर कल को कोई कह दे कि भाई क्योंकि हिंदू जमींदार और हिंदू किसान का धर्म तो हिंदू है तो इनका तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी सेम होना चाहिए, तो वो हो जाएगी सांप्रदायिकवाद वाली सोच। ये सांप्रदायिक सोच कहलाएगी और इसी को संप्रदायवाद कहा जाता है। और हम देखेंगे, हमने पिछले एपिसोड में भी जब हम समाज और धर्म सुधार आंदोलन की चर्चा कर रहे थे, जब हम सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की चर्चा कर रहे थे, और उसमें हम जब हिंदू और मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट हमने पढ़ा, तो हमने देखा कि ऑल्दो दे इंस्पायर्ड नेशनलिज्म, एट द सेम टाइम कुछ कुछ ऐसे एक्शंस हुए दोनों ही साइड से जिसके कारण से कम्युनलिज्म, सांप्रदायिक चेतना, कम्युनलिस्ट टेंडेंसी को भी प्रोत्साहन मिला, एनकरेजमेंट मिला। तो अब देखते हैं इसमें संप्रदायवाद का जन्म होने के क्या क्या कारण थे। सबसे पहले ये समझना है, हमने जब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करी या पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात करी, तो हमें ये समझना है कि थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन हमने यही समझाना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबके इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे अटैक किया। सब गरीब हुए,
है ना, भले ही वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सब गरीब हुए। धर्म का इन इंटरेस्ट से कोई रिलेशन नहीं था, है ना। तो जब जब ऐसा हुआ तो दोनों यहाँ पर हम अभी थोड़ा फोकस में हिंदू मुस्लिम जो कम्युनलिस्ट टेंशन्स हैं उसकी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब ऐसा हुआ कि सब लोगों ही को ही के साथ ही एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो दोनों ही तरफ ये फील होने लग गया, वहाँ के जो नेता थे या इन्फ्लुएंशियल लोग थे, कि एक कम्युनिटी अपने इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिश के साथ अगर अलाइन हो जाए तो हम अपने इंटरेस्ट की रक्षा तो कर सकते हैं। तो ये कम्युनिटी वाइज सोचा गया। इसको सोचना था इकोनॉमिक इंटरेस्ट कि भाई अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट दोनों ही कम्युनिटीज के सेम है तो फिर कम्युनिटी वाइज क्यों जाना है, क्यों सांप्रदायिक डिवीजन उसमें करना है, क्योंकि वो संप्रदाय के लेवल का तो मामला ही नहीं है, वो तो इकोनॉमिक डिवीजन का मामला है या पॉलिटिकल राइट का मामला है ना। तो जब औपनिवेशिक, तब कॉलोनाइजेशन के कारण जो ऑपरेशन हुआ, उसके रिस्पॉन्स में जो दोनों ही तरफ नेता थे, जो दोनों ही तरफ हिंदू एंड मुस्लिम साइड पे जो लीडर्स थे, उनको लगा कि सरकार के अलाइनमेंट में अगर काम करेंगे तो हम अपनी अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सिक्योर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये रीज़न। दूसरा, जो हमने धर्म सुधार आंदोलन देखा, उसमें हमने देखा कि एक बहुत ही परंपरावादी और पुनरुत्थानवादी जो तत्व थे, उनके कारण राष्ट्रवाद की भावनाओं को तो सपोर्ट मिला ही मिला, पर सांप्रदायिक चेतना का भी जन्म हुआ। जैसे हमने देखा कि जो बहावी मूवमेंट था, उसमें जो एक आइडिया जो फॉरवर्ड किया गया था वो ये था कि मूर्ति पूजा के देश में इस्लाम का रूल वापस स्थापित करना है ना। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप कोई भी एक कम्युनिटी अगर एक अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को इस तरीके से आइडेंटिफाई करने लगे, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दयानंद सरस्वती का जो शुद्धि मूवमेंट था, जो आर्य समाज एंड के फाउंडर दयानंद सरस्वती ने चलाया था, उस शुद्धि मूवमेंट में क्या था कि जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं उनको हम रिकन्वर्ट करना चाहते हैं हिंदुइज्म में। अब आप दोनों ही तरफ से देखिए, आप देखेंगे कि दोनों ही साइड्स क्या क्लेम कर रहे हैं कि एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी जो है वो क्लेम कर रहे हैं। कि मुस्लिम साइड कह रहे हैं कि भाई जो दूसरी आइडेंटिटीज है, गैर मुस्लिम आइडेंटिटीज, उनको हटा के हम मुस्लिम आइडेंटिटी यहाँ पर एक स्थापित करना चाहते हैं, इस्लामिक आइडेंटिटी स्थापित करना चाहते हैं, है ना। तो आपने ऑलरेडी दूसरी आइडेंटिटी के अगेंस्ट थोड़ा सा एक दीवार खड़ी कर दी। ऑन द अदर हैंड जो शुद्धि मूवमेंट, वो क्या कह रहे हैं कि हम इनको शुद्ध कर लेंगे, वापस से अपनी तरफ रिकन्वर्ट कर लेंगे। मतलब क्या हुआ, वो दूसरा साइड कोई गड़बड़ साइड है। तो ये देखिए, इस तरीके की ये जो एक्सक्लूसिविटी है, ये दोनों साइड पे प्रैक्टिस हो रही है। जो अपने साइड का को ऊपर दिखाने के लिए अनायास ही, अनजाने में ही शायद दूसरी साइड के अगेंस्ट एक एनिमोसिटी की भावना डेवलप कर देती है। और ये दोनों तरफ हुआ ड्यूरिंग सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, है ना। अच्छा, ये सब हम अभी 19th सेंचुरी में समझ रहे हैं। हाँ, तो अर्ली 19th सेंचुरी, जहाँ पे हम थोड़ा सा बहावी आंदोलन देखते हैं, मिड एंड लेट 19th सेंचुरी जहाँ पे हम आर्य समाज और शुद्धि मूवमेंट देखते हैं, फिर देवबंद मूवमेंट देखते हैं। ये सारे मूवमेंट ने वो थोड़ी सी सांप्रदायिक चेतना को जन्म दिया। फिर ब्रिटिश पॉलिसी। अब ब्रिटिश पॉलिसी में सबसे पहले गड़बड़, हमने पहले भी के एपिसोड्स में भी ये बात करी है, थी कि जब जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पब्लिश करी 1817 में, तो उन्होंने उसमें पूरे भारतीय इतिहास को ही सांप्रदायिक लेवल पे डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास को हम हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास में सेपरेट करके देख सकते हैं, जबकि ऐसा करने में ही कंप्लीटली ओवरलुक्ड द नुआंस्ड इंटरैक्शन बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस ग्रुप्स।
और यही नुआंस्ड इंटरेक्शन मैं आपको बताना की कोशिश कर रहा था जब मैं आपको कह रहा था कि भाई देखो, ज़मींदारी वर्ग हिंदू मुस्लिम दोनों हो सकते हैं, और सारे ज़मींदारी वर्ग भले ही वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम फार्म रिफॉर्म्स लॉज आ जाएं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जिस लेवल का रेवेन्यू या टैक्स लग रहा है फार्मर पे, वो बहुत ज़्यादा तरीके से अपनी पावर को वो हमेशा संरक्षित रखना चाहेंगे, है ना। भले ही उनका धर्म अलग अलग है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और धार्मिक इंटरेस्ट अलग अलग, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और धार्मिक इंटरेस्ट अलाइन नहीं है, धर्म अलग अलग है पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम है ना। तो इन्होंने वो सारे इंटरैक्शंस ओवरलुक कर दिए जेम्स मिल ने। उन्होंने क्या कह दिया कि वही अलाइनमेंट, कि सब कुछ धर्म से अलाइन करने की कोशिश करी। और उसके कारण आप खुद सोचिए 1817 में जब आप ऐसी किताब पब्लिश करते हैं तो दोनों तरफ के जो एलीट हिंदू और मुस्लिम जो भी स्कॉलर्स हैं, जो ये अभी मतलब लिटरेट हैं या पढ़ पा रहे हैं या जिनको इंग्लिश एजुकेशन में एक्सपोजर मिला है, वो ये समझ के वो कॉन्शियसनेस भी वहाँ से ही वैसे डेवलप हो गई ऑफ डिवाइडिंग इंडियाज हिस्ट्री इनटू हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश पार्ट। तो सबसे पहले तो ये कम्युनल डिवीजन ही बहुत बेकार था, और पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसको चैलेंज किया, और अभी तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये इस तरीके से इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड करना गड़बड़ बात थी। दूसरा क्या था कि भारत को ऐसा दिखाना, ओरिएंटलिस्ट अप्रोच ली जेम्स मिल ने, है ना। तो ऐसा प्राच्यवादी मतलब क्या, कि हम लोग सुपरस्टिशन, हम लोग लैक ऑफ रैशनैलिटी में स्टक है, हम लोग परिवर्तनशील नहीं है, आर सोसाइटी डजंट चेंज, हैज नॉट चेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा दिखाने की कोशिश करी जेम्स मिल ने। एंड अगेन ट्राई टू काइंड ऑफ ओवरलुक those nuanced interaction and changes that have always taken place in the society in this country। तो वो कंप्लीटली ओवरलुक करा। तो वहां से भी एक ब्रिटिश पॉलिसी आप देखेंगे इस तरीके की रही कि ये इस तरीके का एक सांप्रदायिक डिवीजन इंट्रोड्यूस करती रहे। फिर आगे चल के लॉर्ड डफरिन एक्चुअली उनका कार्यकाल था 1884 से 1888 तक। उस दौरान जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई तो पहले डफरिन को लगा कि ये ऐसा ही थोड़ा सा मतलब स्टॉर्म इन द टी कप वाला मामला है और ऐसा कुछ खास होगा नहीं। बट एक्चुअली कांग्रेस कॉट द इमेजिनेशन ऑफ एटलीस्ट हम जो समझ में आता है एलीट क्लास एंड द अपर मिडिल क्लास ड्यूरिंग दैट टाइम। और जैसे जैसे मेंबरशिप बढ़ने लग गई, लॉर्ड डफरिन को खुद को भी थोड़ा सा इस बात का टेंशन हो गया। तो उसी के चलते उन्होंने उस समय से इन 1880s ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आने लग गया था कि किसी न किसी तरीके से मुस्लिम समुदाय जो है उसको नेशनल मूवमेंट से थोड़ा सा अलग करना होगा। इसलिए फिर लॉर्ड डफरिन ने क्या करा, उन्होंने इसको एक डेफिनेशन दे दी। उन्होंने कह दिया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इट्स लाइक अ नेशन ऑफ 50 मिलियन विद अ रिमेम्बरेंस ऑफ डेज व्हेन दे रीन सुप्रीम। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत बार जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको क्या लगता था कि हम तो रूल कर रहे थे, अब हमसे ये ब्रिटिश ने रूल छीना है, तो हमको वापस से वो ग्लोरी चाहिए। तो उसके कारण से तो ये बात लॉर्ड डफरिन ने भी कही। और फिर उसी टाइम पे एक विलियम हंटर करके एक हिस्टोरियन हुए जिन्होंने एक किताब लिखी कॉल्ड इंडियन मुसलमान, आर दे बाउंड इन कॉन्शियंस टू रेबेल अगेंस्ट द क्वीन। क्योंकि देखिए हुआ ये था कि जब 1857 का आंदोलन हुआ, 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस हुआ, तब ब्रिटिश को ये बहुत बड़ा शक था कि इट वाज एन अटेम्प्ट ऑफ सेडिशन, देशद्रोह अगेंस्ट, मतलब सेडिशन अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी बाय मुस्लिम कम्युनिटी। ये उनको लगा इसलिए भी था क्योंकि बहादुर शाह जफर को एम्परर घोषित कर दिया था राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मान के। बट ब्रिटिश वर ऑलवेज अंडर सस्पिशन दैट इट वाज द मुस्लिम एलिमेंट्स हु हैड प्लान्ड दिस
सेडिशन, इट वाज अ सेडिशियस अटेम्प्ट बाय मुस्लिम कम्युनिटी। और इस कारण से आप जब देखेंगे कि जो मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट में जो अलीगढ़ आंदोलन था, जिसे हम कहते हैं कि वो प्रोग्रेसिव आंदोलन था, उसके फाउंडर सर सैयद अहमद खान भी ये बात समझ चुके थे। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात घर कर गई थी, और कहीं ना कहीं घर करने का मतलब एक्चुअली सर सैयद अहमद खान वॉज एन एम्प्लॉय इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1837 से 1857 1860s तक उन्होंने सर्व किया, तो उन्हें अंदाजा था कि देयर वाज अ सस्पिशन अमंग्स द ब्रिटिश एम्पायर अबाउट द सेडिशियस अटेम्प्ट बाय मुस्लिम कम्युनिटी। तो कहीं ना कहीं उनके बाद उन्हें ये लगने लग गया था कि अगर हमें मुस्लिमों को उनका हक दिलवाना है तो उनको ब्रिटिश का सपोर्ट गार्नर करना होगा। और यहीं पे देखिए ये एक और फिर ये वो सांप्रदायिक सोच है ना। आपने क्या सोचा कि मेरी कम्युनिटी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिर्फ मेरी कम्युनिटी के ही हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल इंटरेस्ट। ऐसा नहीं था, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल इंटरेस्ट पूरे राष्ट्र के एक थे। तो जहां हमें मतलब भारत वर्सेस ब्रिटिश की जगह ये बन गया हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला डिबेट, है ना, कि मुझे इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल हक चाहिए अपना, पर मेरी कम्युनिटी के लिए चाहिए। तो जहां आपने, तो सर सैयद अहमद के दिमाग में भी ये बात घर कर गई थी। जबकि हम देखते हैं कि शुरू में सर सैयद अहमद वाज अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, है ना। उन्होंने हिंदू और मुसलमान को भारत की दो आंखें एंड all of those kind of statements he gave, but later on he also started believing कि अगर मुस्लिम इंटरेस्ट को सिक्योर करना है तो हमें सरकार के सपोर्टिव मांगों को या सरकार के सपोर्ट में आना होगा। तो यहां से भी सांप्रदायिक सोच को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। तो हमने देखा कि ब्रिटिश पॉलिसी पहले कैसी थी, उस ब्रिटिश पॉलिसी के कारण हमने देखा कि जो लिबरल मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे जैसे सर सैयद अहमद खान, वो भी एक सांप्रदायिक सोच की तरफ थोड़ा सा मुड़ गए और उन्होंने इस तरीके की भावना को जन्म दिया कि अगर हमें अपनी कम्युनिटी का इंटरेस्ट सिक्योर करना है तो हमको अलग से सरकार को सपोर्ट करना होगा या उनसे मांगना होगा अपने लिए। और यहां पर हम देखते हैं फिर कि थोड़ी गलती कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से भी हुई उस समय, थोड़ी नहीं, और बाद में तो हम और एग्जांपल्स देखेंगे, बट आई एम सेइंग कि इन द मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस एज वेल, धार्मिक विभाजन के मुद्दे पे कांग्रेस ने कुछ कड़े कदम नहीं उठाए, राइट। और इस कारण से लॉन्ग टर्म में इसका हमें एक नुकसान उठाना पड़ेगा और हम देखेंगे कि कैसे ये डिवाइड धीरे 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 करके बढ़ता ही चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि भले ही विभाजन हो गया एक बार, उसके बावजूद इवन फॉर द लास्ट 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव सीन डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स, है ना। हर डेकेड में हमने कम्युनल टेंशन्स देखी हैं देश के कुछ हिस्सों में। और कहने का मतलब मेरा यह है कि कम्युनल टेंशन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सांप्रदायिक तत्व ही भड़काना चाहते हैं, है ना। क्योंकि आप देखिए इवन इन द इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, देखिए ये सारे इश्यूज जो मैं आपको बार बार सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट की जो बातें कर रहा हूं, इनमें प्रोग्रेस ज्यादा हुई नहीं। और जब जैसे ही आप देखेंगे whenever there is illiteracy, wherever there is unemployment, wherever there is poverty, तो संप्रदायवाद को एक अच्छा, समझ रहे हैं आप, एक बेस मिल जाता है, एक बहुत डिसहार्मनी मिल जाती है टू फॉस्टर कम्युनल टेंशंस।
हमें बार बार यही समझना है कि भले ही संप्रदाय दो अलग अलग हैं, पर सबको रोजगार चाहिए, सबको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, सबको एक अच्छी कम्युनिटी में रहने की इच्छा है ना। हम सब के बहुत सारे गैर धार्मिक इंटरेस्ट कभी समान होते हैं। तो क्या समझना चाहिए, मतलब व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम्युनलिज्म एंड इट्स प्रोग्रेस। समझने की बात यह है दोस्तों कि हमें एजुकेशन का मतलब ये होना चाहिए कि धीरे धीरे हम अपने दूसरे इंटरेस्ट जो हैं, जो धर्म से अलग हैं, गैर धार्मिक इंटरेस्ट है, उनको पहली बात तो समझ पाए, और दूसरी बात ये समझ पाए कि ये बहुत सारे इंटरेस्ट हमारे दूसरे धर्म के लोगों के साथ बहुत कॉमन है ना। हम अगर एक बात ये समझ गए कि भाई नौकरी तो सबको चाहिए, अमेरिका बहुत बार हर कम्युनिटी के बच्चे का जाने का मन कर रहा है, बाहर का वीजा सबको चाहिए, है ना। अपने घर के आसपास सुविधाएं अच्छी हो जाए, सड़क अच्छी हो जाए, पानी अच्छा जाए, उसमें धर्म का क्या डिफरेंस है ना। उसमें धर्म विशेष से तो हम इन सब आकांक्षाओं को, इन सब डिविजन्स को जोड़ के देख ही नहीं सकते। पर आप जब भी ये सोचेंगे तो ये जरूर सोचिएगा कि बेवकूफ बनाने वाला आदमी आपको धर्म से जोड़कर ही इन सब चीजों को दिखाना चाहता है ना। और यही काम स्वतंत्रता के पहले यही काम ब्रिटिश कर रहे थे, जिन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया, और यही काम आगे चल के इंडिपेंडेंस के बाद हमारी सोसाइटी के विदिन दोनों ही तरफ ऐसे सांप्रदायिक तत्व करते रहे, जिनको अपने हाथ में पावर लेने की इच्छा थी, जिनको लोगों को भड़का के अपने हित में काम करवाने की इच्छा होती है। वो इन सब वेज का, इन सब तरीकों का उपयोग करते ही आए हैं। और अंत में बस यही कहकर विराम लेना चाहूंगा कि अगर हम सोचते हैं राष्ट्र की प्रगति, तो जब राष्ट्रीय चेतना हमको बनानी है तो हमें अपने समान हितों के लिए, अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए कहीं कहीं पर ये समझना होगा कि हम इसे सदा अपनी धार्मिक चेतना से ही जोड़ के देख नहीं सकते। धर्म, सारे धर्म बहुत महान हैं, उनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, हमें सबको अपने धर्म को अच्छे से समझना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना चाहिए कि ये किसी भी तरीके से राष्ट्र निर्माण के आड़े ना आ पाए, और अगर कोई ऐसी कोशिश कर रहा है तो हम इतने एजुकेटेड हों कि हम इसे पहचान सकें और अपने हितों की रक्षा कर सकें। सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम अर्ली 20th सेंचुरी में जो एक्शंस हुए जिससे संप्रदायवाद को और बढ़ावा मिला, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आज यहीं पर पॉज करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।